जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 6 भोजन के 4 सोपान। उद्देश्य, समय, मात्रा और प्रकार। ये भोजन के 4 महत्वपूर्ण सोपान हैं। पहला, उद्देश्य। जीवित रहने के लिए भोजन और नींद दोनों की आवश्यकता है। भोजन से शरीर का निर्माण व टूटे फूटे कोशों की मरम्मत होती है। नींद से जीवनी शक्ति आती है। इसमें मैं का विलय होता है। इसी समय हम भगवान की अखंड शक्ति से जुड़ जाते हैं, जो बाहर कण कण में है और अंदर आत्मा के रूप में है। ध्यान में भी मैं का विलय होता है और जीवनी शक्ति भर जाती है। सवेरे से शाम तक कार्य करने से हमारी 2 चीजें कम होती हैं। पहला, शरीर का वजन। दूसरा, जीवनी शक्ति। शरीर के कोश टूटते हैं, उससे वजन कम हो जाता है। जीवनी शक्ति कम हो जाने से थकावट, कमजोरी या शिथिलता का अनुभव होता है। जब हम भोजन करके सो जाते हैं तो 1. घटा हुआ वजन खाना हजम होकर उससे बने रस से पूरा हो जाता है। 2. सोने से जीवनी शक्ति मिल जाती है, अर्थात डिस्चार्ज हुई बैटरी पुनः चार्ज हो जाती है। अतः हम जब भोजन का सही उद्देश्य, शरीर निर्माण और टूटे कोशों की पूर्ति समझ लेंगे तो भोजन का समय, मात्रा और प्रकार स्वतः ही नियमित हो जाएंगे। भोजन से जीवनी शक्ति जानने वाला ये सोचकर सवेरे ही खाने लगता है कि दोपहर तक इसी के सहारे काम करना है। ऐसा गलत जानने वाला अधिक मात्रा में भी ये सोचकर खाता है कि ज्यादा खाने से अधिक जीवनी शक्ति मिलेगी। साथ ही ऐसा व्यक्ति पौष्टिक भोजन के नाम पर देर से पचने वाला गरिष्ठ भोजन ही खाएगा। परिणाम स्वरूप जवानी में बुढ़ापा, थोड़ा काम करने में थकावट और मौसम बदलने पर बीमारी आ जाएगी। इसके विपरीत सही उद्देश्य जानने वाला सुबह जब जीवनी शक्ति शरीर की सफाई में लगी है, उस पर खाने का बोझ नहीं डालेगा, क्योंकि वो जानता है कि भोजन के पचने में जीवनी शक्ति व्यय होगी। इसलिए वो दोपहर में कुछ सलाद व फल ही लेगा। पूर्ण भोजन तो रात्रि में ही लेगा, जब विश्राम की पूर्ण सुविधा रहती है। अभाववाद और विकारवाद। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अभाववाद के सिद्धांत पर निर्भर है। वो हमारे शरीर में स्वास्थ्य और जीवनी शक्ति का अभाव मानकर बाहर से भीतर डालने पर जोर देता है। बीमार पड़ने पर आधुनिक चिकित्सक मानते हैं, 1. शरीर में स्वास्थ्य का अभाव है, इसलिए बाहर से भीतर शरीर में दवाएं डालकर स्वास्थ्य की पूर्ति करो। 2. जीवनी शक्ति कम होने पर पौष्टिक भोजन और टॉनिक डालकर जीवनी शक्ति का अभाव दूर करो। शास्त्रों का सिद्धांत विकारवाद के सिद्धांत पर आधारित है। स्व में स्थित रहने का नाम ही स्वास्थ्य है। अतः स्वास्थ्य हमारे भीतर ही है। जीवनी शक्ति का भी हमें अभाव नहीं है। मल संचय से स्वास्थ्य है और अम्ल संचय से जीवनी शक्ति ढकी हुई है। अतः मल व अम्ल के विकारों को भीतर से बाहर निकालने से अखंड स्वास्थ्य, कभी बीमारी नहीं, और अखंड जीवनी शक्ति, कभी कमजोरी नहीं का प्राकट्य हो जाएगा। दूसरा, समय। भोजन ग्रहण करने और दोषों के निकलने में संतुलन आवश्यक है। इसके बिना शरीर का स्वस्थ रहना कठिन है। जिस समय जीवनी शक्ति विकारों को निकालने में लगी हो, उस समय भोजन नहीं लिया जाए। जब मेहनत का काम करना हो, तब भी भारी भोजन नहीं किया जाए। प्रातःकाल शरीर की सफाई का समय होता है, इसलिए दोपहर तक कुछ भी न खाया जाए। याद रखें, नाश्ता तोड़ दो, नहीं तो नाश्ता तुम्हें तोड़ देगा। धीरे धीरे नाश्ता बंद कर देना चाहिए। 1. समय बढ़ाते जाना है। नाश्ता यदि 8 बजे प्रातः लिया जाता है तो 8:30 बजे करें। कुछ दिन बाद 9 बजे कर दें, 9:30 बजे, फिर 10 बजे। कुछ दिन बाद 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे और अंततः 12 बजे तक आ जाएं। 2. मात्रा कम करें। यदि 4 ब्रेड स्लाइस ले रहे थे तो 3 कर दें। कुछ दिन बाद 2, फिर 1, फिर वो भी बंद कर दें। जो भी ले रहे हों, मात्रा धीरे धीरे कम करते जाएं। 3. किस्म सुधारें। यदि नाश्ते में अनाज ले रहे थे तो सब्जी पर आएं, फिर क्रमशः फल, जूस, पानी और अंत में हवा पर आ जाएं। अर्थात सुबह से दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं। दोपहर 12 बजे रेचक गुण वाले
शरीर की सफाई में सहायक शहद नींबू मिश्रित जल, गाजर चुकंदर अथवा खीरे का रस या सब्जियों का सूप लाभप्रद होगा। दोपहर 1 बजे पत्ती यानी सलाद एवं फल का लंच होना चाहिए। साय 4:30 साढ़े 5 बजे हल्का नाश्ता जिसमें कोई स्वाद की सामग्री हो सकती है, उसमें अनाज की मात्रा कम हो, सब्जी की प्रधानता हो। रात्रि 8-9 बजे के मध्य पूर्ण भोजन जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल आदि हो। प्रयास यही करें कि सब्जी अधिक व अनाज कम लें। यदि शारीरिक श्रम का कार्य अधिक नहीं है तो 45 से 50 वर्ष के बाद रात्रि के भोजन में प्रतिदिन 1 रोटी से अधिक की आवश्यकता नहीं है। साय का सूक्ष्म आहार। साय 4:30 से 5:30 बजे तक सूक्ष्म आहार की उपयोगिता है। 1. यदि भोजन में स्वाद वाली वस्तुओं की कमी होगी तो मन में इच्छाओं का उदय होगा। तब यदि कहीं अवसर मिलेगा तो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खा जाएगा। 2. यदि शाम को कुछ खा लिया जाए तो रात्रि में भोजन खाने में संयम रहेगा। 3. दोपहर 1 बजे खाए गए सलाद व फल तो लगभग 3 घंटों में पच जाते हैं। तब जीवनी शक्ति सफाई के कार्य में लग जाती है और हल्के उभाड़ की परेशानी महसूस होती है। यदि इस समय कुछ न खाया गया तो रात्रि के भोजन के समय तक अधिक उभाड़ हो सकता है। अतः शाम को हल्का नाश्ता लेना उचित है जिसमें सब्जी अधिक अनाज कम होना चाहिए। मुख्य भोजन एक बार रात को। हम जो भी भोजन करते हैं वो आमाशय में पहुंचकर 4 घंटे तक पिसता है। उसके बाद ही छोटी आंत की ओर धीरे धीरे खिसकता है। अतः एक बार खाने के बाद कम से कम 4-5 घंटे तक तो किसी भी दशा में कुछ भी खाना और मेहनत करना हानिकर होगा। भोजन ग्रहण करने के 18 घंटे के बाद ही भोजन पच व छन कर मलाशय तक पहुंचता है और तभी मल त्याग की इच्छा होती है। अतः कोई भी अनाज का भोजन लेते समय इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले खाया गया भोजन ठीक प्रकार से पच गया हो। अनाज का भोजन 24 घंटे में एक बार, वो भी रात को ही लेना चाहिए। रात्रि भोजन के बाद आलस्य या शिथिलता का अनुभव ये सिद्ध करता है कि हमारी जीवनी शक्ति भोजन को पचाने में जुट जाती है। भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए क्योंकि तभी जीवनी शक्ति उसे सही ढंग से पचा सकेगी। निम्न लोकोक्ति भी इसी तथ्य को पुष्ट करती है। खाए के परी रहो और मार के टरी रहो, खाकर लेट जाओ और मारकर भाग जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 स्वामियों में विष्णु पोषण के स्वामी हैं। विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। यहां क्षीर यानी दूध पोषण का प्रतीक है। विश्राम में पाचन तथा पोषण होता है। विष्णु के इस रूप से भी ये संकेत मिलता है कि जगत का पोषण करने वाले विष्णु भगवान भी विश्राम करते हुए ही विश्व का पोषण करते हैं। तीसरा, मात्रा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भोजन की मात्रा का मापदंड मनुष्य की आयु, शरीर की ऊंचाई और कार्य की प्रकृति के आधार पर बनाया है। लेकिन यह मापदंड नितांत भ्रमपूर्ण और गलत है। भोजन की मात्रा का ये मापदंड भोजन से शक्ति मिलती है के झूठे सिद्धांत पर आधारित है जो दोषपूर्ण है। भोजन की सही मात्रा का निर्धारण शरीर के निर्माण की अवधि एवं कोशिकाओं की टूट फूट के अनुसार होना चाहिए। शरीर की 3 अवस्थाएं। हमारे शरीर का विकास 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला, विकास काल, दूसरा, विकसित काल और तीसरा, ह्रास काल। पहला, विकास काल 25 वर्ष तक। यह समय विकास काल कहलाता है। महिलाओं का शरीर 22 वर्ष तक एवं पुरुषों का 25 वर्ष तक बढ़ता है। इस अवधि में भोजन की आवश्यकता 2 कारणों से होती है। 1, शरीर के बढ़ने या उसके निर्माण के लिए। 2, खेलने कूदने और श्रम करने से शरीर के टूटे कोशों की जगह नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए। अतः विकास काल में पोषण प्रधान भोजन की आवश्यकता है। इस काल में जीवनी शक्ति अधिक भोजन पचाने की क्षमता भी रखती है। दूसरा, विकसित काल 25 से 60 वर्ष तक। इस समय शरीर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है, उसका निर्माण या विकास पूरा हो चुका होता है। अतः 1, शरीर निर्माण के लिए भोजन तो चाहिए ही नहीं। 2, केवल श्रम से हुई शरीर की टूट फूट की मरम्मत और पूर्ति के लिए ही भोजन चाहिए। स्पष्ट है कि विकास काल की अपेक्षा 25 वर्ष के बाद विकसित काल में कम मात्रा में भोजन चाहिए।
जो लोग इस अवस्था में भी पूर्व काल की तरह अधिक मात्रा में भोजन लेते हैं, वे रोग और थकावट को निमंत्रण देते हैं। जैसे नए मकान के बनते समय उसके लिए नित्य ईंटें, सीमेंट आदि चाहिए, बन चुकने के बाद सफाई चाहिए। जितनी बनाते समय जरूरत थी उतनी मरम्मत के समय नहीं चाहिए। यदि उतनी ही ईंटें और सीमेंट आप खपाने की कोशिश करेंगे तो मकान में कूड़ा करकट जमा हो जाएगा। जिन ईंटों ने घर बनाया था वही अब बिगाड़ देंगी। एक 5 मीटर की धोती बनानी है तो आवश्यक सूत काम में लिया और धोती तैयार हो गई। अब सूत बिल्कुल नहीं, वरन सफाई चाहिए। प्रयोग करते करते जब धोती फटेगी तो उसे सीने के लिए सूत भी चाहिए, लेकिन वो भी बहुत थोड़ा। जब 25 वर्ष पूरे हो गए तब एक सूत भी नहीं बढ़ना है। आपकी लंबाई 5 फुट 9 इंच हो गई, अब 10 इंच नहीं होना। तो शरीर निर्माण की दृष्टि से भोजन नहीं चाहिए। अब आप जो श्रम करेंगे उससे आपके शरीर के कोष टूटेंगे। उनकी क्षतिपूर्ति के लिए थोड़ा भोजन चाहिए, और वो भी परिश्रम के बाद। इससे अधिक भोजन लेने पर जिस भोजन ने आपके शरीर का निर्माण किया था वही आपके शरीर को बिगाड़ देगा। तीसरा, रासकाल 60 वर्ष के बाद। इस उम्र में शारीरिक श्रम भी कम होता है, अतः कोशिकाओं की टूट फूट भी कम होती है। इसलिए भोजन की मात्रा और कम चाहिए। रासकाल में हमारी जीवनी शक्ति भी क्षीण हो जाती है, अतः वो अधिक मात्रा में भोजन नहीं पचा सकती। शारीरिक श्रम की दृष्टि से रात्रि भोजन की मात्रा कुछ कम या अधिक हो सकती है। भूख मिटाने या पूर्ण तृप्ति के लिए हमें जितने भोजन की आवश्यकता है उसका 1/4 भगवान की सेवा के लिए निकालकर शेष 3/4 ही हमें ग्रहण करना चाहिए। चौथा, भोजन का प्रकार। भोजन की किस्म को निम्न क्रम से लेना चाहिए। दोपहर तक आकाश तत्व अर्थात कुछ नहीं। दोपहर में वायु और अग्नि तत्व अर्थात सलाद और फल। रात्रि में पृथ्वी और जल तत्व अर्थात अनाज और सब्जी। श्रम के बाद रात्रि को थोड़ी मात्रा में भारी भोजन ठीक से पचेगा। गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। गरिष्ठ भोजन के बारे में घाघ कवि की प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि जिसे आप बिना लाठी और बिना घाव किए मारना चाहते हो उसे गरिष्ठ भोजन करने की सलाह दे दें। जाको मारा चाहिए बिन लाठी बिन घाव, ताको यही बताइए घुइयां पूड़ी खाओ। घुइयां पूड़ी गरिष्ठ भोजन का ही प्रतीक है। भोजन की वस्तु या प्रकार के बारे में स्वास्थ्य चिंतकों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उद्देश्य, समय और मात्रा पर ध्यान न देने के कारण गुणकारी वस्तु भी हानिकारक हो जाती है। भोजन के प्रकार को अधिक महत्व न देने के कारण यदि जीवनी शक्ति पूर्णतः जागृत है तो गरिष्ठ भोजन को भी पचा देगी। यदि वो सोई हुई है तो हल्के से हल्का और सुपाच्य भोजन भी नहीं पचेगा। यदि भट्टी तेज है तो लेई भी जलकर भस्म हो जाएगी, और यदि आग धीमी है तो सूखे तिनके भी धुआं देंगे, जलेंगे नहीं। भोजन के प्रकार पर ध्यान देने की अपेक्षा जीवनी शक्ति को जगाने पर अधिक ध्यान देना है। जब जीवनी शक्ति जागृत होती है तो कोई भी भोजन कुपथ्य नहीं है। अखंड स्वास्थ्य और अखंड जीवनी शक्ति के लिए भीतर बैठे वैश्वानर भगवान का ही महत्व सर्वोपरि है। बाहर के संयम, भोजन आदि के प्रकार का महत्व कम है, उसका उपयोग भर है। जीवनी शक्ति को 1 माने, भोजन के प्रकार को लगभग 0। अंक में 0 लगने से 10 गुना हो जाता है, लेकिन 1 नहीं रहेगा तो फिर 0 तो 0 ही है। सभी लोग प्रायः कौन सा भोजन करें ही सोचते हैं, अतः भीतर के महत्व को बढ़ाना और बाहर के महत्व को घटा देना है। भोजन के प्रकार पर बल देने वाले भीतर रहने वाली पाचन शक्ति, जीवनी शक्ति या वैश्वानर भगवान के प्राकट्य पर विचार ही नहीं करते हैं। भोजन के प्रकार का महत्व सबसे कम है, उससे अधिक महत्व है मात्रा का, उससे अधिक समय का, तथा सबसे अधिक महत्व उद्देश्य का है। भोजन के इस क्रम को समझ लेने पर ही जीवनी शक्ति प्रकट हो सकती है। यदि दोपहर 12 बजे तक आकाश तत्व अर्थात कुछ नहीं, दोपहर में वायु व अग्नि तत्व अर्थात सलाद और फल खाया जाए, तो साय के नाश्ते में यदि कभी थोड़ा कुपथ्य भी हो जाए तो नुकसान नहीं करेगा। इसी प्रकार यदि रात्रि में कुछ गड़बड़ी हो भी जाए तो घबराने की बात नहीं है। हाँ, भगवान का अंश निकालना ना भूलें।
यदि गड़बड़ हो भी जाएगी तो प्रभु रक्षा करेंगे। मनुष्य के अंदर ईश्वर का निवास है जो दयालु है, अतः रक्षा करता है। भगवान का चतुर्थ अंश निकालने से शेष अंश प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बनने पर विष भी अमृत बन जाता है। मीरा ने विष को भगवान का प्रसाद मानकर पिया तो वे अमर हो गईं। गीता, रामायण, भागवत आदि सभी ग्रंथों में यह कहा गया है कि भगवान का अंश न निकालकर खाने वाला पाप खाता है। पाप ही दुख का कारण है। भगवान का भोग न लगाकर खाने वाला भगवान के चरणों का निरादर करता है और परिणाम में रोग शोक पाता है। यदि हम आमाशय का कुछ भाग शून्य या रिक्त नहीं रखेंगे तो हमारा पाचन सही ढंग से नहीं होगा। आमाशय के समुचित संकोचन विमोचन से ही भोजन पचता है। ठसाठस पेट भरा रहने से यह क्रिया नहीं होगी। अतः 1/4 निकालकर शेष 3/4, जिसे श्री गीता में यज्ञ शेष कहा गया है, ग्रहण करना चाहिए।